दिल्ली में बीजेपी की विजय पर मंत्रणा। 2024 के संग्राम के लिए सेनापतियों का संगम। दिल्ली में 2024 के रण का महाप्रण। बीजेपी के दरबार में जीत का मंत्र। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा दिन, जहां से 2024 की जीत का मंत्र दिया जाएगा। इस बैठक में मौजूद तमाम बड़े सेनापति 2024 के विजय का महामंत्र लेकर अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और एक बार फिर से केंद्रीय सत्ता के लिए चौसर बिछाएंगे। इस बैठक के बाद पार्टी कई पहलुओं पर कठिन फैसले भी कर सकती है। इसके बाद पीएम मोदी की केंद्रीय सेना में कई और चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के लिए 2024 की तस्वीरें 2019 के मुकाबले इस बार अलग हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कई क्षेत्रीय छत्रपों का साथ था। बिहार में नीतीश कुमार, महाराष्ट्र में शिवसेना, पंजाब में अकाली दल बीजेपी के साथ कंधे मिलाकर खड़े थे। लेकिन 2024 में इनमें से कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस डैमेज को भरने के लिए कुछ करेगी? क्या पार्टी किसी ऐसे चेहरे को चुनेगी जो इन छत्रपों को अपने साथ जोड़ पाए, या फिर दिल्ली के दरबार में चल रही बैठक में यह तय किया जाएगा कि कुछ ऐसी चाल चली जाए जिससे क्षेत्रीय छत्रप पूरी तरह कमजोर हो जाए और 2024 में बीजेपी के आगे बौना नजर आने लगे। इस कार्यकारिणी की बैठक में यह भी तय किया जा सकता है कि जिन राज्यों में पार्टी के सामने कोई बड़ा क्षेत्रीय छत्रप खड़ा है, उसके मुकाबले पार्टी किसी बड़े चेहरे को लॉन्च करे। साथ ही पार्टी के रडार पर विपक्षी एकता भी रह सकती है, जिसमें राज्यों में बीजेपी के खिलाफ खड़े बड़े सियासी चेहरे अकेले दम पर चुनाव लड़ें और अगर एकजुटता भी हो तो साथ बिना कांग्रेस का हो। उदाहरण के लिए नीतीश कुमार, केसीआर, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, शरद पवार जैसे बड़े क्षेत्रीय छत्रपों को लेकर तीसरे मोर्चे की चर्चा है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के चेहरे में वो चमक है जो ममता नीतीश कुमार, ममता केजरीवाल, अखिलेश केजरीवाल और केसीआर केजरीवाल को एकजुट कर सकता है? इन सवालों के बीच 2024 के लिए जो राजनीति है उस पर भी ध्यान देना होगा। दरअसल राज्यों की चुनौती के लिए बीजेपी कोर कमेटी की तरफ से लोकसभा के संग्राम में इस बार भी मुद्दा राष्ट्रीयता और हिंदुत्व ही होने वाला है। एक तरफ अयोध्या, मथुरा, काशी और महाकाल कॉरिडोर की चमक दमक होने वाली है, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय दलों की चुनौती से निपटने के लिए असरदार चाल। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन था। जन्मदिन के मौके पर मायावती ने करीब 40 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां उन्होंने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चर्चा बीएसपी के बेस वोट बैंक को लेकर की। लेकिन ब्राह्मण वोट बैंक को साध कर सत्ता में आई मायावती ने एक बार फिर ब्राह्मणों की चर्चा नहीं की। मायावती ने सिर्फ उसी फॉर्मूले पर जोर दिया जिसकी बुनियाद पर कभी काशीराम ने पार्टी खड़ी की थी। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईवीएम पर सीधा सवाल खड़ा किया। उन्होंने जीरो के करीब पहुंच चुकी पार्टी की इस दुर्गति के लिए ईवीएम पर दोष मढ़ा, जहां सीधे ऐलान करते हुए मायावती ने यह भी कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी मायावती फुल कॉन्फिडेंस में है कि दलित और पिछड़े अभी पूरी तरह बीएसपी के साथ मजबूती से खड़े हैं। इसके सियासी मायने भी हो सकते हैं। या तो मायावती ब्राह्मणों को अपने रडार से बाहर कर दलित मुस्लिम के पुराने फॉर्मूले पर लौटना चाह रही है, या फिर ये चाल सामने खड़ी सपा के खिलाफ भी हो सकती है। दरअसल सपा भी यूपी में फिर से जमीन मजबूत करने में लगी है। वहीं बसपा भी अपने कोर वोट बैंक को छिटकने नहीं देना चाहती है। ये बात साफ है कि अगर प्रदेश में बीएसपी मजबूत हुई तो इसका सीधे तौर पर सपा को नुकसान होगा। ऐसे में सवाल यह है कि मायावती की ये चाल बीएसपी के खिलाफ है या फिर सपा के खिलाफ। अगर ये निशाना सपा के खिलाफ है तो फिर क्षेत्रीय छत्रप को कमजोर करने का ये सबसे बड़ा उदाहरण होगा।